Hello everyone. So let us discuss a very important topic in bond valuation, that is bond duration and modified bond duration. In this video, we'll be discussing कि bond duration का मीनिंग क्या होता है, modified bond duration कैसे निकालते हैं और इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम करेंगे ताकि आपको इसका एक फुल फ्लेज आउटलुक मिल जाए। ये टॉपिक बेसिकली बॉन्ड ड्यूरेशन इट इज गिवन बाय फ्रेडरिक मैक्यूले ड्यूरेशन, इसको हम इस नाम से भी बुलाते हैं। तो आपके पेपर में जो आप कह सकते हो कि या बॉन्ड ड्यूरेशन के नाम से है या वो आपसे फ्रेडरिक ड्यूरेशन मॉडल पूछे तो इट वुड बी वन एंड द सेम थिंग। तो सी ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, इफेक्टिव मेच्योरिटी पीरियड ऑफ अ बॉन्ड, कि भाई क्या मेच्योरिटी पीरियड है बॉन्ड का, इफेक्टिव मेच्योरिटी पीरियड क्या है, वो ड्यूरेशन शो करता है। ड्यूरेशन आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ड्यूरेशन जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ अ टाइम। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि बॉन्ड पे हमें इंटरेस्ट रेट मिलते हैं, इंटरेस्ट मिलता है एवरी ईयर, और जब रिडीम होगा उस टाइम पर इंटरेस्ट और उसकी रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगी। तो जब भी हमने आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, जब हम बॉन्ड वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट कर रहे थे तो हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, जो भी रेट हमें गिवन होता था, और उससे हम कंपेयर करते थे कि बॉन्ड की एक्चुअल वैल्यू क्या है। और जब हम बॉन्ड ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर हम वेट्स का भी यूज करते हैं, बट अभी के लिए आप इतना समझिए कि जब तक बॉन्ड इलैप्स नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, तब तक ऑन एन एवरेज हमें उसकी कितनी प्रेजेंट वैल्यू उस बॉन्ड से रिसीव हुई, तो वो रिप्रेजेंट करती है बॉन्ड ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, ड्यूरेशन शोज द इफेक्टिव मेच्योरिटी पीरियड ऑफ अ बॉन्ड। ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ अ टाइम that elapses before the average amount of the present value from the bond is received. It must be noted that effective maturity of a bond may not be the same as its maturity period. ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब इसमें दो बॉन्ड्स को कंपेयर कर रहा है, एक जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड मतलब जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये बॉन्ड जनरली डिस्काउंट पे इश्यू होते हैं और क्या करते हैं, पार पे रिडीम होते हैं। तो इसमें हम बॉन्ड ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए। In case of a zero coupon bond having maturity after 10 years, all the cash flow occur at the end of its maturity period। मैंने बोला इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए ये जीरो कूपन बॉन्ड है तो लेट्स से मैं कहता हूँ ये 90% पे इशू होगा और 100% आपको 10 साल के बाद मिलेगा। तो इसके अंदर जो आप कह सकते हो कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है वो मेच्योरिटी पीरियड पे ही मिल रहा है, बीच में हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो इस केस में इफेक्टिव मेच्योरिटी और नॉर्मल मेच्योरिटी दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि भी हमने इस वाले पॉइंट में पढ़ा, इफेक्टिव सेकंड पॉइंट में इफेक्टिव मेच्योरिटी ऑफ अ बॉन्ड मे नॉट बी सेम एट इट्स मेच्योरिटी पीरियड, लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड के केस में ये दोनों क्या होंगे, सेम। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, in case of a zero coupon bond having its maturity after 10 years, all the cash flow occur at the end of its maturity period, that is at the end of the 10th year. Hence, the effective maturity of a zero coupon bond is equal to its maturity period. लेकिन अगर वो नॉर्मल कूपन बॉन्ड हुआ या नॉर्मल कूपन पेइंग बॉन्ड हुआ तो इस केस में बॉन्ड होल्डर को इंटरेस्ट मिलेगा और मेच्योरिटी पर क्या मिलेगी, रिडेम्पशन वैल्यू। और हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इससे हम क्या निकालेंगे, इफेक्टिव मेच्योरिटी निकालेंगे बॉन्ड की। ठीक है। अभी आप इसको थ्योरी पर्सपेक्टिव से समझिए, क्योंकि थोड़ा सा आपको ये हल्का सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन जब मैं अभी इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो आप इसको दोबारा फिर रीड कर सकते हैं। बट अभी के लिए आप ये समझिए, अगर नॉर्मल कूपन बॉन्ड हुआ तो हमें इसमें इंटरेस्ट मिलेगा एवरी ईयर और रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगी एंड ऑफ द मेच्योरिटी। तो इस केस में जब हम प्रेजेंट वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं तो इसमें जो इफेक्टिव मेच्योरिटी होती है बॉन्ड की, ठीक है, तो बेसिकली वो क्या करते हैं, लेस देन होती है एक्चुअल मेच्योरिटी से। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, in case of a normal coupon paying bond, the bond holder receive interest income every year and the redemption value at the end of its maturity. The cash flow received in the form of interest in the intervening periods, और you can say during the जो हमारे initial periods होते हैं जिसमें जब तक bond redeem नहीं हो रहा, make the effective maturity period of a normal bond making it less than the actual maturity period। तो इसमें effective maturity period कम होता है as compared to actual maturity period। जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ देखिए ड्यूरेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू आई टी आई। और डब्ल्यू आई हम कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, चाहे वो इंटरेस्ट हो चाहे वो रिडेम्पशन वैल्यू हो।
अपॉन प्राइस ऑफ द बॉन्ड। फिर उसको हम क्या करेंगे, जो भी हमें ईयर्स गिवन होंगे, टाइम 1 2 3, जिसका मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, तो ये फॉर्मूला वहां यूज करेंगे हम। ठीक है, तो अब ड्यूरेशन का फॉर्मूला समझ लीजिए, डी इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू बाई टी आई। अब इस ड्यूरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो ये हमें ये बताता है इफेक्टिव मेच्योरिटी बॉन्ड की कैसे है। ठीक है, और ये हमें बेसिकली एक, आप कह सकते हो, हमें पोर्टफोलियोज को रीअरेंज करने में, या आप कह सकते हो उसके वेट्स चेंज करने में भी हेल्प करता है। और हम इससे इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी भी क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं किसी भी पोर्टफोलियो की। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, इट इज अ सिंपल समरी स्टैटिस्टिक ऑफ द इफेक्टिव एवरेज मेच्योरिटी ऑफ अ बॉन्ड। It is a measure of interest rate sensitivity of a portfolio. It is an essential tool in bond immunization. Immunization का मतलब क्या है? That is immunizing portfolio from interest rate risk. So it means हम जो जो हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क है, ये कुछ है, हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उससे उसके साथ कोप अप कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस क्या होती है और ड्यूरेशन की होती है। इसी के साथ हम एक और कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं, जो होता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। लेकिन मॉडिफाइड ड्यूरेशन के लिए हमें नॉर्मल ड्यूरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए, ड्यूरेशन इज अ प्रिसाइज मेजर ऑफ द इफेक्टिव मेच्योरिटी ऑफ अ बॉन्ड। तो सिंपल ड्यूरेशन हमें क्या बताता है, इफेक्टिव मेच्योरिटी पीरियड ऑफ अ बॉन्ड जो ईयर्स में आती है। It is expressed in years or in period. However, an investor may be interested in knowing the resultant change in bond price due to change in the given yield. तो अगर मान लीजिए ड्यूरेशन हमें बताता है इफेक्टिव मेच्योरिटी ऑफ अ बॉन्ड जो ईयर्स या पीरियड्स में गिवन होती है, लेकिन जब इन्वेस्टर कभी भी ये चेक कर सकता है कि बॉन्ड प्राइस में क्या चेंज आ रहा है, गिवन कि उसकी यील्ड ये थी। यील्ड क्या होता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो उस केस में हम क्या निकालेंगे, मॉडिफाइड ड्यूरेशन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये माइनस का साइन आता है क्योंकि इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो माइनस डी अपॉन 1 प्लस आई। तो व्हाट इज डी, डी स्टार इज मॉडिफाइड ड्यूरेशन, डी इज नॉर्मल ड्यूरेशन जो हमने अभी पहले डिस्कस की, एंड वाई इज यील्ड। तो ये फॉर्मूला भी मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यूज करके दिखाऊंगा। तो देखिए इसमें मीनिंग क्या है, इट मस्ट बी नोटेड दैट सिंस देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड यील्ड, ये हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड में स्टडी किया था, कि जैसे अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ता है इन्वेस्टर का मार्केट में, तो बॉन्ड का प्राइस कम हो जाता है, बिकॉज बॉन्ड उनको उतना इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं कर पाता। वी हैव नेगेटिव साइन इन मॉडिफाइड ड्यूरेशन। तो यही नेगेटिव साइन मैं आपको शो कर रहा था इसमें। तो इससे क्या निकल के आया, देखिए, द ड्यूरेशन ऑफ अ जीरो कूपन बॉन्ड इज इक्वल टू इट्स मेच्योरिटी। ये अभी हमने पहले पढ़ा, क्योंकि जीरो कूपन बॉन्ड में पैसा एंड में ही मिलता है, ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग पीरियड नहीं मिलता। फॉर अ गिवन मेच्योरिटी अ बॉन्ड ड्यूरेशन इज हायर व्हेन इट्स कूपन रेट इज लोअर। अगर मेच्योरिटी गिवन है तो बॉन्ड ड्यूरेशन हायर होगी जिसका कूपन रेट कम होगा। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टाइम टू मेच्योरिटी एंड बॉन्ड ड्यूरेशन। ठीक है, and other things being equal, the duration of a bond varies inversely with YTM। तो ये आप यहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं, सॉरी, कि इन्वर्सली रिलेशन है yield एंड ड्यूरेशन में, तो वो इसमें ये शो करना है। ठीक है, तो ये बॉन्ड ड्यूरेशन थ्योरम्स, या आप कह सकते हो उसके क्या सिग्निफिकेंस या आउटकम है, तो ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन से आया। ठीक है, अब हम इसका डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो आपका ये पूरा थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है, इसको और अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। ये क्वेश्चन थ्योरी पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से भी। So now let us discuss the question on modified duration. In this question, I'll be discussing how to calculate duration and modified duration. तो जो थ्योरी का पार्ट अभी हमने डिस्कस किया है, वो ही फॉर्मूले और वही कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन में भी यूज करेंगे। So let us read out the question. See, the question is a 1,000 rupees par value bond having a coupon rate of 11% per annum and 6 years to maturity is currently selling at a YTM of 13%। तो देखिए इसका मतलब जो बॉन्ड है उसकी फेस वैल्यू हमारी 1000 हो गई। ठीक है, कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट हो गया, इंटरेस्ट रेट वो बोल रहा है 11%, तो इसका मतलब 11% ऑफ 1000, तो इसका मतलब हमारा इंटरेस्ट पेमेंट कितना आया हर साल का, दैट इज 110, 11% ऑफ 1000। वाईटीएम हमारा क्या होता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जिसपे हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, तो ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो गया। ठीक है, रिक्वायर्ड रेट।
The bond is redeemable at a premium of 5%. Calculate the duration of the bond. Calculate its modified duration. What will be the effect of 1% decrease in yield on bond price? तो देखिए सबसे पहले हम इसका स्टेप्स देखते हैं कैसे करना है। तो देखिए 1000 रुपीज का बॉन्ड है जिसपे कूपन रेट 11% है, 6 years टू मेच्योरिटी, तो लाइफ इसकी 6 years रह गई। तो अगर कोई इन्वेस्टर बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है तो उसको कैश फ्लोज मिलेंगे। कैश फ्लोज किसकी फॉर्म में मिलेंगे? इंटरेस्ट की फॉर्म में। तो पहले हम बोल रहे हैं ईयरली इंटरेस्ट कितना है? 11%। तो इसका मतलब पहले साल के एंड में उसको 110 मिलेंगे, फिर 110, 110, 110, इस तरीके से ये मिलेगा। लेकिन जब 6th ईयर आएगा उस टाइम पर ये बॉन्ड रिडीम होगा, और वो कौन से प्राइस पे रिडीम होगा? 5% प्रीमियम। तो 1000 का, इसका मतलब रिडेम्पशन प्राइस कितना हो गया 6th ईयर में जो मिलेगा? तो 1000 का 5% और एक्स्ट्रा, तो 1000 प्लस 5% ऑफ 1000, प्रीमियम का मतलब यही होता है। तो इसका मतलब ये रिडीम किस पे होगा? 1050 पर। तो प्लस 6th ईयर में हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी? 1050, दैट इज इंटरेस्ट प्लस रिडेम्पशन वैल्यू। तो टोटल हमारी दोनों मिलकर कितनी हो जाएगी? 1160। तो आई होप आपको ये समझ में आया कैश फ्लोज कैसे निकलेंगे बॉन्ड के। अब देखिए ये जो YTM करता है, जैसे हमने पहले भी बॉन्ड की कैलकुलेशन जब की थी वहां पर हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी बॉन्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए। यहाँ पर YTM हमारा 13% है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू टेबल यूज करते हैं। वो मैंने बॉन्ड वैल्यूएशन के चैप्टर में भी करवाया था, वीडियो में आप चेक कर सकते हो, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा जहां से आप टेबल डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि 13% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। तो ये सारी वैल्यूज अलग अलग ईयर की हैं, तो हम क्या लगाएंगे? PVF का टेबल। तो मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट ईयर में वैल्यू 13% पे कितनी आएगी? 0.885। सेकेंड ईयर की वैल्यू होगी 0.783, फिर 0.693, 0.613, 0.543, और 6th ईयर की वैल्यू आएगी 0.480। ठीक है। अब तो देखिए वैल्यूज हमने लिख दी हैं। इन वैल्यूज में आप डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक लिखेंगे इन वैल्यूज को, ठीक है, या आप 4 प्लेसेस तक भी लिख सकते हैं, लेकिन हम डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक नंबर नहीं लिखते क्योंकि उससे आंसर में डिफरेंस ज्यादा आ जाता है। और ये वैल्यूज मैंने कहां से कॉपी की है? टेबल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना आपको क्वेश्चन पेपर में भी वैल्यूज कई बार लिखी आती है तो वहां से भी आप कॉपी कर सकते हो। और ये हम अलग अलग ईयर कंसिडर कर रहे हैं तो हम इसमें क्या निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। अब हमें निकालना है प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश फ्लोज। तो वो कैसे आएगी? कैश फ्लो इंटू प्रेजेंट वैल्यू। तो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मैं बता देता हूँ 110 इंटू दिस, तो ये आपकी वैल्यू आएगी 97.35। फिर इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 86.13, 76.23, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 67.43, 110 इंटू दिस तो ये आएगी 59.73, और 1160 क्योंकि ये दोनों वैल्यूज को प्लस करके इंटू 0.480 तो ये आएगी 556.8। तो ये बेसिकली जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 943.67। 943.67 ये क्या आया? ये आई है हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड भी कह सकते हो या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो भी कह सकते हो। दिस इज 943.67। ये हमारा ये वाला पॉइंट हुआ इसमें। ठीक है, अब जैसे ये वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, अब मैं आपको बताता हूं बॉन्ड ड्यूरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। बॉन्ड ड्यूरेशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा WI/TI, जिसमें WI का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें हमारा WI का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो आप इस तरीके से इसको याद रखिए। अब ये इंडिविजुअल कैश फ्लोज बोल रहा है। इंडिविजुअल मतलब अब ये WI हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि टाइम तो हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6। तो WI देखिए कैसे निकलेगा? हम इसको ऐसे निकालेंगे 97.35, ये जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो है ये वाला, अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू टोटल कितनी है? तो मैंने यहां लिखे 943.67, 943.67। इसी तरह इसी को भी करेंगे 86.13 डिवाइडेड बाय 943.67। फिर इस तरीके से आप सारी वैल्यूज को लिखेंगे
आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो इस तरीके से आप वैल्यूज लिखेंगे। इसको हम ना राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि इसके अंदर हम डेसिमल के बाद 2 डेसिमल तक ले सकते हैं, वेट्स में लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू में नहीं ले सकते। तो इसको जब आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.103। तो मैं इसको राउंड ऑफ करके कितना लिख रहा हूं, 0.10। ठीक है, फिर इसको आप करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.912। अब देखिए 9 के बाद 1 है तो मैं कह रहा हूं 2 डेसिमल तक लिखना, तो 0.09। इस तरीके से आप इसका राउंड ऑफ कर सकते हो। इसका मैं बताता हूं, इसका आएगा 0.08, इसका आएगा 0.07, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 0.714। तो इस तरीके से आप लिखेंगे 0.606 आप लिखेंगे। एंड और लास्ट वाली वैल्यू कितनी आएगी, 556, क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू थोड़ी बड़ी है, 0.8 डिवाइड बाय 943.67, तो ये वाली वैल्यू आएगी 0.59। अब आप देख रहे हो बाकी वैल्यू क्या है 0.0, लेकिन ये क्या आ रही है 0.59, क्योंकि 556 डिवाइड बाय 943.67 है। ये हमारे को मिल गए सारे WI। अब हमें क्या करना है, WI इंटू TI। TI क्या है हमारा, टाइम। तो देखिए 0.10 इंटू 1, तो ये तो 0.1 हुआ। 0.09 इंटू 2, तो 0.18। 0.08 इंटू 3, 0.24। फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 28। 0.06 इंटू 5, 0.30। 0.59 इंटू 6, 3.54। इन सबको अगर आप ऐड कर देंगे कि मैंने क्या बोला, बॉन्ड ड्यूरेशन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा WI/TI। ये रहा WI/TI की वैल्यू, उनका सिग्मा मतलब टोटल कर दो। टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 4.64 ईयर्स। तो हमारा ड्यूरेशन का जो भी आंसर आता है, तो बॉन्ड ड्यूरेशन हमारी कितनी हो गई, बॉन्ड ड्यूरेशन इज इक्वल टू 4.64 ईयर्स। ये हमारा हो गया। तो फर्स्ट पार्ट आ गया इसके अंदर, कैलकुलेशन द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। अब है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। तो देखिए मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला भी क्या होता है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन अब सिंपल निकल जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बॉन्ड ड्यूरेशन और यील्ड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो हमने नेगेटिव का साइन यूज किया था। अभी मैंने आपको जब थ्योरी बताई थी, -d अपॉन 1 प्लस y। y क्या है, यील्ड। तो ड्यूरेशन कितना आ रहा है हमारा, -4.64 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.13, 0.13, क्योंकि यील्ड हमारी 13% है। इसको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा -4.11। तो ये हमारी मॉडिफाइड ड्यूरेशन आ गई, MD, मॉडिफाइड ड्यूरेशन। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब वो कह रहा है एक और पॉइंट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ 1% डिक्रीज इन यील्ड ऑन बॉन्ड प्राइस, कि क्या इफेक्ट आएगा 1% अगर डिक्रीज हो गई यील्ड बॉन्ड प्राइस पे। ठीक है, मैंने आपको बताया इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो सिंपल है, आप लिखेंगे 1% डिक्रीज इन यील्ड will result in increase in bond price, will result in increase in bond price by 4.11%। अब कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि भाई ये कैसे हमने रिलेशनशिप फाइंड किया। मैंने भी आपको बताया मॉडिफाइड ड्यूरेशन हम क्या कहते हैं कि ड्यूरेशन और YTM में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ड्यूरेशन हमें किससे निकली है, बॉन्ड प्राइस से। अगर ये नेगेटिव रिलेशन है, या वी अंडरस्टूड, वो कह रहा है अगर यील्ड 1% से कम हो गई, तो अगर यील्ड कम होगी तो बॉन्ड का प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। कितने परसेंट से बढ़ेगा, जो ये लिखा हुआ है 4.11। अगर वो कहता 1% इंक्रीज हो गई यील्ड, तो इस केस में बॉन्ड का प्राइस कम हो जाता, क्योंकि मैंने आपको बताया यील्ड और ड्यूरेशन और बॉन्ड प्राइस में कौन सा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। चाहे आप उसको ड्यूरेशन से पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो, चाहे प्राइस आप उसको बॉन्ड प्राइस से मान लो। अगर यील्ड बढ़ेगा, हमने पहले भी स्टडी किया हुआ फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड में, अगर प्राइस बढ़ रहा है या आप कह रहे हो यील्ड बढ़ रहा है, तो इस केस में आपकी बॉन्ड की वैल्यू डाउन होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्योंकि इन्वेस्टर फिर उस सिक्योरिटी को लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि उस पे मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो या रिक्वायर्ड रेट है वो ज्यादा है, इन्वेस्टर ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बॉन्ड उतना रिटर्न नहीं दे रहा,
तो वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है यील्ड और बॉन्ड प्राइस में। तो ये हमें कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा ये हमें मॉडिफाइड ड्यूरेशन बताता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। So thank you so much. Please like, subscribe and share our channel. Thank you.